असली जो टेररिस्ट है, असली जो देश का दुश्मन है, वो अंधभक्त ही है। आप लोगों के आसपास जो अंधभक्त घूम रहा है, ये ही टेररिस्ट है। अगर ये नल्ला नहीं होता तो इस देश की गवर्नमेंट डरती कि अगर गलती से कहीं लोग मारे मारे गए, सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो हमारी सरकार गिर जाएगी। लेकिन अंधभक्ति पे इतना कॉन्फिडेंस है इस सरकार को कि तुम कितने ही मरो कीड़े मकोड़ों की तरह। आएगा तो बोले दोनों हाथ उठाकर तेरी बोल आएगा तो 5 वाइस किया ना। अभी रूट कॉज क्या निकला? अंधभक्ति। यही है जड़, सारी समस्याओं की जड़। तो अंधभक्ति देश का दुश्मन है। कहां जा रहा है हमारे टैक्स का पैसा? पूछो, कौन पूछेगा? पाकिस्तान वाले पूछने आएंगे कि तू पूछेगा? अंधभक्त की तरफ बाप पूछेगा। इस मुल्क में एक नया धर्म आने वाला है। उस धर्म को मोदियत कहेंगे, मोदीज़म कहेंगे। इस धर्म में अगर आप शंकराचार्य भी हैं, अगर आप हिंदू धर्म के सबसे बड़े रिलीजियस हेड भी हैं, लेकिन अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप पागल भी कहे जाएंगे। अगर आप यादव हैं तो अध्यापन लेकर आपको पेशाब पिलाया जाएगा। अगर आप ब्राह्मण हैं तो किसी पेपर में आपको अवसरवादी कह दिया जाएगा। अगर आप दलित हैं तो आपको हैप्पी होली कहकर मार दिया ओगली जी की बेटी का पहले ये वीडियो देखिए आप लोग जाकर के। 74 पैसे जो काले रंग से है वो है डीजल की कीमत। ये देखिए, पेट्रोल की कीमत हरे में है और डीजल की कीमत काले में है। तो ये थी डीजल की कीमत और 33 रुपए 71 पैसे थी पेट्रोल की कीमत। अब ये जो वृद्धि हुई है, डीजल में 155.2% वृद्धि हुई और वहीं पेट्रोल में 114.4% वृद्धि हुई। और फिर 1 अप्रैल 2014 पर आ जाइए रेफरेंस पॉइंट लेते हुए 55.49 मतलब 55 रुपए 49 पैसे पर डीजल था उस वक्त और 72 रुपए 26 पैसे पर ये था। तो ये था उस वक्त का दोनों का रेफरेंस जिसमें मोदी सरकार सत्ता में आई। अब इस पे आप वृद्धि देखिए, तो वृद्धि आप देखेंगे डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे है। वृद्धि कितनी है? 63.4%। यहां पर कितनी थी? 155.2 वृद्धि। अब आ जाइए आप पेट्रोल की कीमत में, वृद्धि कितनी है? 35.3%। तो वृद्धि के जब आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये आंकड़ा सामने नजर आता है। तो 2004 से 2014 तक ये है, 2014 से 2026 तक ये है। 12 साल के कार्यकाल में आप अगर देखिए, वहां पर 10 साल है और यहां पर 12 साल के कार्यकाल में 63.4% वृद्धि है। और ऐसे ही जब आप देखेंगे तो 12 साल के कार्यकाल में 35.3% की वृद्धि है। बस करिए मैडम, जुबान छिल जाएगा आपका चाट चाट के। कम से कम जनता को ये भी तो बता देती कि 2014 से पहले क्रूड ऑयल कितना मिलता था। चलिए मैं बता देता हूं। 2014 से पहले क्रूड ऑयल की कीमत थी लगभग $110 प्रति बैरल। वहीं 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद हमको वही क्रूड ऑयल लगभग $40 से $50 प्रति बैरल मिलने लगा, यानी कि आधे रेट पर। उस सब के बावजूद भी पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते गए क्योंकि सरकार लगातार टैक्स बढ़ाती रही। जब इंटरनेशनल मार्केट हमें सस्ता क्रूड ऑयल दे रही थी ताकि प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। निर्लज्जता के हद देखिए ना, 2019 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 98 पैसे से बढ़ा के 32 रुपए 98 पैसे कर दी गई ताकि आपको सस्ता तेल ना मिल सके। और नीचता की हद देखिए, कोविड जैसे टाइम पर भी जब हमको $20 प्रति बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा था, सरकार ने हमसे 10 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लगा के वसूला ताकि आपको गलती से भी सस्ता पेट्रोल डीजल ना मिल पाए। मैडम, गोबर खाना बंद करो। आप सबसे पहले फैक्ट्स पे बात करो। रूबिका से बड़ी दोगली औरत मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा भाई। आप लोग अपने एक्स से भी दोगली इसको समझ सकते हो, इतनी बड़ी दोगली है। 2014 से पहले ना भाई, जब पेट्रोल प्राइस लगभग 50 पैसे महंगे हो गए थे ना, तो भाई ट्वीट पे ट्वीट पेली जा रही थी, ये ट्वीट हो गया, ये ट्वीट हो गया, ऐसा सरकार कर रही, ये कर रही, लन फन देवानंद एकदम। और अभी जब 3 रुपए महंगा हो गया ना, उसके फायदे की ना आ रही है। देखिए देश में ये हो गया है तो आप लोग पैसा देंगे तो देश की आर्थिक संकट सुधरेगा, ये है वो है, ऐसा होगा वैसा होगा, झालमुड़ी का फायदा ये देखिए, मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, आप लोग मोदी को भगवान मानी, ये है वो है। मुझे तो ये समझ नहीं आता इतना दोगलापना कहाँ से आता तुम्हारे अंदर? कौन सिखा दिया इतना दोगलापना? मतलब तुम्हारे अंदर कुछ मतलब जमीर उमीर नहीं है क्या कि मतलब यार मैं इतना चाट रही हूँ तब भी कुछ, कम से कम राज्यसभा का टिकट मोदी जी को तो तुम्हें दे देना चाहिए था। लेकिन मोदी जी तब भी तुम्हें पूछ नहीं रहे हैं। तो बम्पर तरीके से चाटो कि अरे यार जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं। तुम जो मुस्लिम हो तो तुम बोल दो कि अल्लाह से ऊपर भी मोदी जी, ऐसा कुछ बोलो, तब तुम्हें मतलब टिकट मिलेगा मेरे हिसाब से। ना तुम्हें टिकट उकट नहीं मिल पाएगा यार, ऐसा टिकट नहीं मिलेगा तुम्हें। टिकट मिलने के लिए तुम्हें कुछ जैसे तो कंगना और बोलती है कि मोदी जी के सर पे एक भी दाग नहीं है, मैं एकदम जानती हूँ मोदी जी को, ये है वो, ऐसा कुछ करो तब टिकट मिले। ऐसा टिकट नहीं मिलेगा कि बड़ाई करने से टिकट नहीं मिलता यार। कुछ बम्पर काम करो तब टिकट मिलेगा। तब राज्यसभा में जाना है, तब ये रिपोर्टिंग काम छोड़ दोगी आराम से ऐश। 2-4 दिन में तो दुनिया बीत जाती है मित्र। पत्रकार की हत्या का दुख मुझे भी है, वैसे भी अब बचे ही कितने हैं देश में। रीमा के पास खबर थी,
आपके पास से गायब हुए नाबालिग लड़कों की सवाल उठे हैं। सबसे सवाल नहीं पूछे जाते मित्र, कुछ लोग सवालों के परे होते हैं। और मेरे साथ तो ये चोर पुलिस का खेल मत खेलना तुम। अब चोरी हुई है तो पुलिस तो आएगी, पुलिस आएगी तो जांच भी होगी, जांच होगी तो चोर पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल। तुम कमजोर ही ठीक हो, घी मत पीना, क्यों? कुत्तों को हजम नहीं होता। देखिए, रामायण और महाभारत को आप बहुत ज्यादा एंशिएंट बताएंगे कि ये तो 4000 साल पुराना था, 10,000 साल पुराना था। एक बात तो ये गलत हो जाती है कि जब हम नियोलिथिक पीरियड बोल रहे हैं और हिमयुग खत्म हुआ, ग्रेट आइस एज, पहली बार 10,000 BC में मनुष्य ने गुफाओं से निकल करके मैदानों में आना शुरू किया। तो ऐसे समय में रामायण महाभारत बताना तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो लोहा भी नहीं जानते थे, अब तो चाल्कोलिथिक भी नहीं था, केवल पाषाण युग था। और पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो रथ कहाँ से आ गए, घोड़े कहाँ से आ गए, और घोड़ा तो था ही नहीं, ये तो बहुत झंझट हो जाएगा, इसलिए बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे। और इंडस वैली तो हुआ नहीं, तो सबसे पहले तो सीक्वेंस में जाएंगे तो ये यहीं आकर के फिट होता है 1000 में। और आप अलग नहीं कह सकते, अलग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रामायण के वो लिखने वाले जो है वाल्मीकि, वो उसके पात्र हैं, वो कास्टिंग में है, क्योंकि सीता उनके आश्रम में रहती। तो आप कहेंगे कि नहीं वो वाल्मीकि ने 1000 में लिखा है, ये घटना जो है वो 25,000 साल पुरानी है, तो ये बकवास चीज है। एक तो मनुष्य का सीधा खड़ा होना बहुत जरूरी है, एक चीज सभ्यता में आ गया था। दूसरा, गाँव वाँव बन गए थे, खेती वेती होने लगी थी, बहुत जरूरी। घोड़े आ गए थे, ये बहुत जरूरी है। तो रामायण महाभारत कराने के लिए 15-20 चीजें बहुत जरूरी है, और वो सारी जरूरतें पूरी होती है 1000 में। इसलिए भगवान राम और उनका अस्तित्व 1000 में ही दिखेगा। उससे पहले आप दिखाने की कोशिश करोगे तो फिर वो गुफाओं में आदि मानव जो है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा ना, फिर निएंडरथल के साथ में, क्रो-मैग्नन के साथ में, तो फिर यूरोप ज्यादा एडवांस लगेगा, वो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यूरोप से वो आया है, यूरोप में वो स्टेब्लिश है और यहाँ नया नया आया है। तो वाकई में होमोसेपियंस पड़ी है। सेपियंस से आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, बायोटेक्नोलॉजी सबसे प्रूफ मिलेगा, ज्योग्राफी के हिसाब से। 20 सब्जेक्ट मिलकर के जिस चीज को प्रूव कर रहे हैं उसके आधार पर हम लोग प्रूव कर रहे हैं। अब अकेले केवल भावनाओं में बह करके बात करना हो तो ऐसे करना है तो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना जाना कुछ नहीं उससे। तो सोशियोलॉजी का मैकिम मेरियट का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, लिटिल ट्रेडिशन टू ग्रेट ट्रेडिशन, यूनिवर्सलाइजेशन। कोई स्टोरी अगर ऐसी है तो वो स्टोरी, मुझे नहीं लगता है कि वो स्टोरी काल्पनिक है, ये छोटे पैमाने पे हुई घटना हो सकती है। बहुत बड़ा जो हम मानते हैं कि अयोध्या बहुत बड़ा साम्राज्य रहा होगा, वो तो अभी भी इतना बड़ा शहर नहीं है। उस समय में डेफिनेटली वो कोई उत्तर भारत का आर्य कबीला था, क्योंकि आर्य संस्कृति कबीलाई संस्कृति थी, और कुछ लोग झुंड बना करके अपने अपने मुखियाओं के नेतृत्व में पूरे उत्तर भारत में घूम रहे थे और जगह जगह जाकर के बस रहे थे। ऐसे ही अयोध्या में जाकर के 16 महाजनपद जैसे हैं, वैसे एक महाजनपद तो वो भी नहीं था अयोध्या भी, बट ये है कि महाजनपद से छोटा जनपद रहा होगा, और उसने वहां स्थापना की होगी अपने राज्य की, और उनके सबसे बड़े लड़के के साथ डेफिनेटली ये घटना हुई होगी, जिसको हम पूरी एपिक कहते हैं। और वो वाल्मीकि ने बहुत अच्छे से लिखा है उसको, और काव्य बना के लिखा है, वो भी संस्कृत में महाकाव्य लिखा है, प्योर संस्कृत में। तो डेफिनेटली वो रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मान्यता होनी चाहिए उसकी। हाँ, लेकिन एग्जेजरेशन हुआ है, खास करके महाकवि तुलसीदास जी ने बाद में किया है, रामचरितमानस लिख करके, तो उन्होंने बहुत ज्यादा उसको महिमा मंडित किया। तो लेकिन वो छोटे रूप में उसमें रहा होगा, लेकिन 1000 BC से पहले नहीं कर सकते आप, क्योंकि वाल्मीकि वहीं लिख रहे हैं। संस्कृत में लिपिबद्ध, इसको कविता के रूप में, इस रूप में लिखा जाना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज है उस जमाने में। इसी में गौरव करना चाहिए। दरअसल गौरव करने के लिए किसी को बहुत ज्यादा हाथों में 25-30 तरह के हस्तक्षेप पकड़ाने की जरूरत नहीं है। 2 हाथ वाला आदमी है, और अगर वो ताकतवर है और उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत जबरदस्त है, तब भी वो महिमा गाई जानी चाहिए। राहुल गांधी जब ये कहता था कुछ समय पहले तक कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, ये सारा प्रचार तंत्र उसको गाली देने पर लग जाता था कि ये देशद्रोह बात कर रहा है, ये अमेरिका के कहने पर बात कर रहा है, ये फलाने के कहने पर बात कर रहा है। ये प्रधानमंत्री 1 महीने में 2 बार पूरा देश डरा दिया। एक बार न्यू का कोविड जैसे हालात दोबारा आ गए, संभल लियो, और परसों न्यू कह गया और भाई ना तो तेल बरतो, गाड़ियां में सफर करना बंद कर दो, सोना ना खरीदो, मतलब सुनार भी मार दिए, और ये रेस्टोरेंट और जितने ये है इनका जी काट दिया एक झटके में। अब राष्ट्रहित की बात हो रही है, अब उसी चीज को राष्ट्रहित बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो देश के प्रति जो जिम्मेवारी है वो निभानी चाहिए। यह बात राहुल गांधी कह दे तो क्यों कह दी, ये तो देशद्रोही वाली बात है। सोच के देखिए आप कि हमारा जो वार्तालाप का स्तर है वो कितना गिर चुका है। ये लो दोस्तों, मजा ही आ गया, पूरी खबर सामने आ गई। दैनिक भास्कर की एक खबर है, उसमें पता लगा है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसमें अभियुक्त कौन कौन है।
मैं नाम पढ़ के आपको सुना रहा हूँ और आपको मजा आ जाएगा, ये समझ लो। राजीव नयन मिश्रा, सुभाष प्रकाश मिश्रा, विकास दुबे, सुनील कुमार रघुवंशी, अमरजीत शर्मा, विवेक उपाध्याय, संदीप पांडे। इससे मैं ये नहीं है कि मैं किसी कास्ट को टारगेट कर रहा हूँ। आप वो फंडामेंटल, वो चीज़, वो बेसिक, वो चीज़ सीखिए कि सिस्टम में एक ही टाइप के लोग बैठे हुए हैं, एक ही समाज से आए हुए लोग बैठे हुए, तो जाहिर सी बात है कि पेपर लीक करने की जो एक्सेस है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास रहेगा। दूसरी चीज़ देखिए, आपके सूर्यकांत मिश्रा है, उन्होंने जो कल बयान दिया था कि जो सब फर्जी डिग्री है, आपके जो मेरे जैसे आदमी सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, हम कॉकरोच है, उस पर उनको बयान बदल रहा है। बोला नहीं, मैं तो उनके लिए नहीं बोल रहा था कॉकरोच, जो सब मीडिया का काम कर रहे हैं, देश की अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, मैं तो वो जो फर्जी डिग्री है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। मिश्रा जी, सूर्य कुमार कांत जी, आप जो बढ़िया पद पे बैठे हुए हो, आपकी इज्जत है, लेकिन एक बात बता दो आपको, आपके सारे नेताओं की डिग्री फर्जी है, तमाम नेताओं की। तो आप क्या उनको कॉकरोच बता रहे थे? किसी के पास भी राजनीतिक डिग्री नहीं थी, उसके बाद भी वो राजनीति पे उन पदों पे बैठे हुए हैं। और जो आदमी कॉकरोच है, आपको लग रहा है कि जिनके पास और फर्जी डिग्री है, तो वो कमी किसकी है? सिस्टम की कमी है ना, जिसने फर्जी डिग्रियां जारी की। आपको ये चीज़ नजर क्यों नहीं आती है? आप हमेशा नशा जो नीचे के आदमी नशा पी रहे हैं, उनको आप टारगेट करते हैं, उनको जेलों में डालते हैं। अरे भाई, जो नशा बना रहा है उनको क्यों नहीं टारगेट कर रहे आप? जो जड़ है उसको क्यों नहीं खत्म कर रहे आप? उसके बाद में खबर है, भाई साहब मोदी जी तो दुबई गए हुए हैं, शेख से गले मिल रहे हैं, वहाँ के मुसलमानों को ऐसे बाहें फैला, ऐसे छोटी छोटी बाहें फैला के ऐसे मिल रहे हैं, और यहाँ पे मुसलमानों को बोल रहे हैं कि तुम तो गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो, तुम ये हो। उनके तमाम मंत्री बंगाल में कार्रवाई शुरू कर दी है, बुलडोजर चल रहे हैं। ये क्यों नहीं नजर आता आप लोगों को देश का बट्टा? और ये अंधभक्त हैं जो कि अगली खबर आपकी कि हम तो तेल है ना जो 220 में भी ले लेंगे। अरे यार, मेरे हिसाब से तो आप गू खा लो, हमें को क्या, लेकिन दिक्कत होती है हमें 220 में दिक्कत है। आप खरीद लोगे, आप अंधभक्त हो, आप मोदी जी का कुछ भी कर सकते हो, आप उनके नतमस्तक होते हो, पैरों में पड़ सकते हो, हम नहीं पढ़ सकते दोस्त। हमारी सोचनी पड़ेगी ना आपको। हम देव भगवान नहीं मानते, हम उन तंत्र मंत्र विद्या को नहीं मानते, तो हमारा भी सोचना पड़ेगा ना। देश हमारा भी है, मिट्टी हमारी भी है, आत्मा हमारी भी दुख होती है कि जब आप अंधभक्ति करते हो। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, आप खबरों से जुड़े रहिए और खुद में अपडेट रहिए और लड़िए। देश के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरी कंडीशन में है आज की जो सिचुएशन। आप सबको बोलना पड़ेगा, चुप रहने से काम नहीं चल सकता। जय हिंद, जय भारत।